हेलो बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में बेटा बैलेंस शीट करवाई थी। अभी बेटा सभी के क्यों एग्जाम चल रहे हैं, बच्चे बहुत लिमिटेड आ रहे हैं, तो बैलेंस शीट ही करवा रहा हूँ आज भी। ठीक है। मैंने कहा था लास्ट क्लास में स्कैनर में ट्राई की थी अश्मिता बेटा बैलेंस शीट। यस सर। सर वो 4 क्वेश्चंस जो थे वही मैंने 2 बार वापस किए। ओके। थोड़ा सा उसी में कॉन्सेप्ट एडवांस बेटा आपके स्कैनर में दिए हुए हैं, पीछे वही क्वेश्चन आपको रीड करा रहा हूँ साथ साथ। अगर कोई डाउट हो तो कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यहाँ पर क्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि 1 अप्रैल 2012 को कंपनी फॉर्मेट हुई है 1 करोड़ कैपिटल से, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 50 ईच, दैट इज द ऑथराइज कैपिटल। उसके बाद आपको बता रहा है बेटा जी यहाँ पर 1,80,000 शेयर इश्यू किए हैं, इशू आज फुल्ली सब्सक्राइब। अच्छा, तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। बस यहाँ पर एक चीज बताई गई है, द कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल। तो बेटा जब क्योंकि आपको बता रखा है कंपनी डिड नॉट मेक द फाइनल कॉल, तो इसका मतलब बस यहाँ पर सिर्फ मुझे ध्यान रखने वाली जो मेन कंसर्न है मेरा वो क्या है कि कौन सी कैटेगरी में आएंगे आप, शेयर इशूड बट नॉट फुल्ली पेड अप, राइट। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अगर हम इसका देखें तो ये देखिए सब कुछ नॉर्मल है। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल में 1,80,000 शेयर ऑफ 50 रुपीज ईच, 35 रुपीज कॉल्ड अप, और टोटल अमाउंट आपकी ये आ रही है बेटा 63 लाख रुपीज। एक बार देखते चलो, बताते चलो बेटा क्लियर है या नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बेटा? सर समझ रहे हैं, 1 मिनट। रुको रुको, बात नहीं। बच्चे 2 लाख इक्विटी शेयर 50 रुपीज ईच, ये ऑथराइज कैपिटल हो गई। यस सर। और 1,80,000 50 रुपीज ईच इशूड कैपिटल हो गई एज पर द क्वेश्चन। यस सर। सर ये जो लास्ट में 1,80,000 है, ये 35 से मल्टीप्लाई होगा ना? दिस वन बेटा। यस सर, क्लियर। क्लियर। यस सर। ऑन द सिमिलर पैटर्न क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जो जो चेंज आएगा वो मैं बताऊंगा आपको भी। यहाँ पर बस फॉरफिटेड कर लिए गए हैं, जो नया कॉन्सेप्ट मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था वो कॉन्सेप्ट आ गया बेटा। यहाँ पर कह रहा है सन फार्मा लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल 1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। कंपनी ने इशू किया 50,000 शेयर। प्रीमियम का कहीं पर भी हमारे लिए कोई रोल नहीं है। So authorized capital is 1 lakh capital of 100 rupees each. Issued capital is 50,000 share of 100 rupees each. Clear? इसके बाद यस। कह रहा है यहाँ पर a holder of 500 share did not pay the final call and his share were forfeited. इस लाइन को ध्यान रखना है बेटा आपको। कंपनी ने जिसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए वो शेयर कंपनी के, इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं है। तो बच्चे इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टोटल कंपनी के शेयर जो थे वो 50,000 थे, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था पर 50,000 में से जितने भी शेयर फॉरफिटेड कर लिए उसको आप माइनस करेंगे।
क्योंकि वो शेयर आज की डेट में पब्लिक के पास नहीं है। हाँ, अगर रीइश्यू कर देते तो मैं प्लस कर देता, पर इश्यू यहाँ किए नहीं। अगर इश्यू कर देते तो मैं प्लस करता, पर इश्यू तो यहाँ किए नहीं बेटा। तो टोटल 49,500 शेयर आज की डेट में सब्सक्राइब कैपिटल मानी जाएगी। तो 500 शेयर क्योंकि आपने फॉरफिटेड कर लिए, सो नाउ दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पर दो इफेक्ट आएंगे इसके। एक तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर बेटा सब्सक्राइब करने से सब्ट्रैक्ट कर दिया आपने, और दूसरा जो फॉरफीचर का अमाउंट एक्स्ट्रा आया हुआ है वो इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि दिस इज योर एडिशनल कैपिटल, वो एडिशनल बन गई आपकी कैपिटल। क्योंकि जो फॉरफीचर का पैसा कैपिटल में आ चुका है वो तो बेटा कैपिटल में रखा हुआ है ना अभी तक, आपने फॉरफीचर कर लिया हो तो पैसा कितना आया। 500 शेयर ने 20 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं दी, मतलब 80 रुपीज की दे दी। तो जो 80 रुपीज की फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट दे दी थी, वो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट है, वो आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट है जो हम इसमें ऐड कर देंगे। सो द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि जब भी आपके शेयर्स फॉरफीचर होंगे, फिर बता रहा हूं, जब भी शेयर्स आपके फॉरफीचर हो जाएंगे बेटा, तो इन दैट केस आप उन शेयर्स को अपने सब्सक्राइब्ड कैपिटल से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उनका सब्सक्राइब कैपिटल में कोई रोल नहीं रहेगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फॉरफीचर। एक बार देख लीजिए, फिर भी कोई डाउट है डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे बेटा। किसी को भी कोई डाउट है? क्लियर सर। ओके स्नेहा, आपको भी क्लियर है बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे। फॉरफीचर और इशू में देखना चाहता है एक्चुअली। यहाँ भी सेम वही है बेटा, 100 शेयर है रजनी के, जिसने सेकंड कॉल नहीं पे करी, शेयर फॉरफिटेड कर लिए। तो जो शेयर आपके इशू थे, अच्छा यहाँ पर एक और नई चीज है, बता देता हूँ। आपने बेटा पब्लिक में शेयर इशू किए हो या वेंडर को किए हो, द कॉन्सेप्ट इज सेम, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। तो आपने यहाँ पर 50,000 शेयर तो वेंडर को इशू कर रखे हैं, ये भी आपकी इशूड कैपिटल है, और 2 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए हैं, ये भी आपकी इशूड कैपिटल है। सो योर इशूड कैपिटल इज 2,50,000 शेयर। लेट्स सी द सॉल्यूशन। इशूड कैपिटल इज 2,50,000। मतलब शेयर इशू करने चाहिए ना बेटा, चाहे आप वेंडर को करें चाहे आप किसी पर्सन को करें। हाँ, अब यहां से कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट दो चीज है ये। क्या चेंज है यहाँ पर, 100 शेयर जो आपने फॉरफिटेड कर लिए बेटा, उनको यहां से हटाना पड़ेगा। तो देखो 50,000 शेयर तो आपने वेंडर को इश्यू किए थे, वो तो पूरे पूरे हैं, और जो बाकी के 2 लाख शेयर थे उसमें से 100 शेयर देखो यहाँ पर कैंसिल कर दिए। बस सिर्फ दोनों कॉन्सेप्ट, दोनों क्वेश्चन में एक ही चीज है जो चेंज बताई है मैंने, कि अगर किसी शेयर को फॉरफिटेड कर लिया गया बेटा जी, तो उसको आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल से हटा देंगे, नंबर 1। और जो बेटा उसने हमें अमाउंट पे किया हुआ है, दैट शुड बी ऐड इन द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्योंकि वो एडिशनल कैपिटल बन गई आपकी। क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देख लीजिए, कोई भी डाउट अगर डिस्कस करना है इसमें बेटा। क्लियर सर। क्लियर? यस। एक रीशू का क्वेश्चन और दिखाता हूँ, कोई डिफरेंट एक। ये भी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी फोर्थ फीचर है सिर्फ। 18 क्वेश्चन। सॉरी बेटा, योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। 18 क्वेश्चन देखिए, ये अभी तक का पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है बेटा आपका। नहीं इसमें बेटा आपकी वॉइस किसी और के पास आ रही है तो बेटा ट्रांसलेट कर दीजिए इनकी लाइन, या सबके पास नहीं आ रही? सर नहीं आ रही आवाज। स्नेहा कोई बात नहीं बेटा, चैटिंग में लिख दो एक बार आपकी वॉइस नहीं आ रही। 18 क्वेश्चन इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर यू। इसमें आप सब कुछ समझ जाओगे बेटा, जितना भी फॉर फीचर है सब कुछ, एवरीथिंग। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। एक तरह से बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा ये, अगर हम फॉर फीचर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना चाह रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो, बिलास लिमिटेड ने
ओके बेटा, इस क्वेश्चन में रिस्पॉन्स कर रहा हूँ बेटा आपके आंसर का, जो आपके क्वेश्चन का है इस क्वेश्चन में आंसर कर रहा हूँ। देखिए बिलास प्रोडक्ट ने 90 लाख रुपीज से अपनी कैपिटल रजिस्टर्ड करी है। जो मैं टिक कर रहा हूँ बेटा, कोई डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कर देना या बता देना मुझे। ऑथराइज कैपिटल क्लियर है, 50,000 शेयर बेटा इशू की है, 50,000 शेयर क्लियर है। अब सब्सक्राइब्ड कैपिटल का फंडा समझो आप, 40,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है बच्चे। टोटल हमारे पास जो कैपिटल हो गई वो 40,000 है। 40,000 रुपीज में, 40,000 शेयर में से 1600 शेयर ऐसे हैं बेटा जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी और उनके शेयर फॉरफिट कर लिए। दैट शुड बी सब्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें से 600 शेयर मार्केट में दोबारा रीइश्यू कर दिए, दैट शुड बी एड। सो नाउ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज 39,000 शेयर। तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो इसमें रीइश्यू भी आ गई, मतलब आपके क्वेश्चन के एंड तक जितने शेयर पब्लिक के पास हैं दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो जो शेयर फॉरफिटेड किए हैं बेटा वो कैंसिल कर दो, उसमें से जो रीइश्यू कर दिए दोबारा पब्लिक के पास पहुंच के दोबारा से ऐड कर दो। So total 39,000 shares at the rate of 100 rupees each. This is our subscribed and fully paid up capital. So this is subscribed and fully paid up capital. यहां पर कोई डाउट है बेटा? देखो इस लाइन में क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सेम है हमारे लिए। कह रहा है जी के फॉरफीचर शेयर का पैसा क्यों ऐड किया गया? स्नेहा ने आपने पूछा बेटा, पहले फॉरफीचर शेयर का पैसा क्यों ऐड किया जाता है बताया तो। देखिए बेटा फॉरफीचर का पैसा इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि जो आपने शेयर का पैसा मुझे दे दिया था वो मैंने आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था, उसको कैंसिल तो नहीं किया ना एक तरह से, जो आपने पैसा दे दिया था। तो वो पैसा एक्चुअली क्या होता है, फॉरफीचर अकाउंट में जा चुका है, कैंसिल नहीं किया, उसको फॉरफीचर अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया। तो फॉरफीचर अकाउंट कंपनी का बेटा शेयर कैपिटल का ही पोर्शन बनता है। तो किसी ने अगर एक्स्ट्रा कैपिटल दे रखी है तो जब हम रीइश्यू करेंगे तो इसी कैपिटल में से वो लॉस पूरा करते हैं ना। तो जब पैसा आया हुआ है तो आपकी कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, जब ये जाएगा तो इसमें से माइनस कर देंगे। नंबर 1, इज दैट क्लियर? अब हाउ टू कैलकुलेट द अमाउंट? द मेन कॉन्सेप्ट इज दैट कि आपको बचे, आपने फॉरफिटेड कितने शेयर किए थे इसमें से 1600 और रीइश्यू कितने किए 600। तो जो आपके पास अभी भी फॉरफीचर है वो कितने हैं 1000 शेयर। ये इसका पैसा निकालना है आपको, क्योंकि जो शेयर रीइश्यू कर दिया उसका पैसा फॉरफीचर में नहीं रहता बेटा, उसका पैसा सीआर कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। मुझे सिर्फ यहाँ पर शेयर फॉरफीचर अकाउंट चाहिए। शेयर फॉरफीचर का मतलब जो शेयर अभी भी पब्लिक कंपनी के पास हैं, कंपनी ने टोटल 1600 शेयर फॉरफिटेड किए थे जिसमें से 600 शेयर बेटा ये दोबारा रीइश्यू कर दिए। तो आज की डेट में कंपनी के पास 1000 शेयर हैं और 1600 शेयर ने फाइनल कॉल नहीं दी थी जो कि थी 30 रुपीज की, तो दे कितना दिया था 70 रुपीज। तो ये शेयर फॉरफीचर है बेटा आपका 70,000 जो मैं ऐड कर रहा हूं वहां पर। एंड दिस इज द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट फॉर ये। आप पूछो बेटा कोई डाउट है तो। एंड दिस इज द मैक्सिमम लेवल। सर मतलब ये जो 70,000 रुपीज है ये वही अमाउंट है जो हम जर्नल एंट्री में कैपिटल रिजर्व के साथ करते हैं? नहीं बेटा, ये वो अमाउंट है जो कैपिटल रिजर्व के अलावा बच गया। सुनो, कैपिटल रिजर्व में हम करते हैं 600 शेयर का पैसा जो हमने रीइश्यू कर दिए थे उससे जो बचा, करेक्ट? यस सर। ये वो पैसा है जो फॉरफीचर में भी बचा हुआ है अभी भी, जिसको हमने कैपिटल कन्वर्ट नहीं किया। हाँ सर, मतलब शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व जो लास्ट में होती है। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में तो वो पैसा जाता है बेटा जो हमने रीइश्यू कर दिए शेयर, उनका जाता है ना प्रोपोर्शनेटली। ये वो पैसा है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में करोगे तो मैं बता देता हूं, आपने फॉरफीचर जितना भी डेबिट किया होगा, क्रेडिट किया होगा सॉरी, माइनस फॉरफीचर डेबिट किया होगा
और माइनस सीआर में भेज दिया होगा पैसा, या फॉरफीचर क्रेडिट माइनस डेबिट ले लो सीधा, आपका सीआर में वही तो पैसा जाएगा जो बच गया फॉरफीचर अकाउंट में। अब आप समझो, आपने क्या किया था, सीआर में कौन सा पैसा भेजा था, आपने मान लीजिए 28,000 रुपीज आपके फॉरफीचर में थे, और डिवाइडेड बाई कितने शेयर थे, एग्जांपल बता रहा हूं 1600, और बेटा इसमें से आपने रीइश्यू कितने किए थे 600, तो सीआर में तो ये वाला पैसा जाता है ना बेटा। यस सर, ये वाला पैसा जाता है। हाँ, तो देखो 1600 में से सीआर में कितना पैसा जा रहा है 600 का, लेकिन जो 1000 का बच गया फॉरफीचर में, ये वो पैसा बचा हुआ है। सर जो 1000 बचा उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? उसकी जनरल एंट्री कुछ नहीं होती बेटा, वो तो आपने देखो ना, आपने फॉरफीचर की एंट्री 1600 शेयर की थी, हाँ। रीइश्यू की एंट्री 600 की थी, यस सर। 600 का जो बेनिफिट बचा वो सीआर में डाल दिया। सर हम जब शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व करते हैं तो तब वो करते हैं ना कि कितना फॉर फीचर बचा है हमारे पास। नहीं बेटा, कभी भी नहीं, हम वो करते हैं जो शेयर रीइश्यू किए उसका कितना बेनिफिट बचा। तो सर हम फिर वो डेबिट और क्रेडिट माइनस क्यों करते हैं कि डेबिट? वो तब करते हैं जब आपने 100% शेयर इश्यू कर दिया हो। नहीं सर, जब 100% नहीं करते तो फिर जो भी आपने फॉर्मूला बताया ये वाला वो यूज करते हैं हम। हाँ, तो फॉर्मूला यूज करते हैं ना बेटा, तो फॉर्मूले हाँ में सर। 1500 में से कितना को लिया, 600 को लिया ना सिर्फ। अच्छा, ओके, समझ में आ गया, समझ में आ गया। यस सर। तो मैंने छोड़ दिया ना बेटा, ये वो 1000 का पैसा है। ओके सर। यस सर। जी स्नेहा, आप भी कुछ कह रहे थे बेटा, बताइए। सर आपने बोला था कि जो अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर का बचता है वो दोबारा जो रीइश्यू करना है हम उसके लिए रखते हैं, तो ये शेयर कैपिटल में क्यों ऐड कर रहे हैं फिर? जब रीइश्यू करेंगे तब उसको यूज कर लेंगे बेटा, तब इसको यहां से ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। जब शेयर रीइश्यू करेंगे तो बिल्कुल बेटा जी, तो एग्जैक्टली इसको यूज करेंगे हम, तब तक ये कैपिटल में पड़ा रहेगा पैसा। मतलब तो ये सर अभी बस यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है ना हाँ जी, ये शेयर कैपिटल? बिल्कुल, ये शेयर कैपिटल का पार्ट है बेटा, जिस दिन उसको रीइश्यू करेंगे इसमें से हटा देंगे हम लोग, राइट। तो बेटा यहाँ पर आपकी बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट इसके अंदर कंप्लीट है। अच्छा, इसके साथ साथ देखो, अब थोड़ा सा मिक्स मैच चला रहा हूँ सिलेबस आपका, इसका प्रोवाटा तो मैं शुरू कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास से, लेकिन इन द मेन टाइम मैंने आज आपको बैलेंस शीट का परफॉर्मा भेजा है बेटा एक। ये तो कंपनी में सिर्फ शेयर है, लेकिन एक्चुअली पूरी बैलेंस शीट क्या होती है, ये होती है बेटा, जो मैंने आज आप लोगों को सेंड किया है, एंड दैट इज अ सेपरेटली 3 मार्कर क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम इन द थर्ड बुक 3। ये बुक 3 का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, मतलब समझ लीजिए आप लोग। बुक 3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आता क्या है बेटा, जैसे इस बार का आपका सैंपल पेपर आ गया एससीपीएससी का, आप लोगों ने देखा हो, यस्टरडे कल परसों अपलोड हुआ था, तो अगर उसके अंदर भी आप देखें तो देखिए आपका 31 क्वेश्चन दिया गया 3 मार्कर क्वेश्चन। दिस इज द लेटेस्ट सीबीएसई पेपर, राइट, जो आपका परसों ही आया बेटा सीबीएसई की तरफ से। अब इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन बेटा हर साल आता है। चैप्टर 1 में है क्या, ओनली एंड ओनली आपसे ये चीजें पूछी जाती हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर द मेजर हेड एंड सब हेड इफ एनी एज पर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। आपको कुछ आइटम दे देंगे बेटा, ये आइटम पूछी जाएंगी कि बताओ कौन से हेड में आएगी। बैलेंस शीट में हेड और सब हेड का क्या गेम होता है बेटा, जब आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट रीड करते हैं तो बेटा जी ये होते हैं हमारे मेजर हेड, शेयर होल्डर फंड। लाइबिलिटी साइड की बात कर रहा हूं बेटा, सिस्टमेटिकली समझाना शुरू कर रहा हूं, समझाना क्या इसमें लर्निंग वर्क ज्यादा है। शेयर होल्डर फंड दैट इज अ मेजर हेड, इस मेजर हेड के अंदर बेटा ये सारे आपके सब हेड्स आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, जो हमारे 12th स्टैंडर्ड में है, और इन सब हेड की ये आइटम है। अब जैसे देखो शेयर कैपिटल तो हमने अभी कैपिटल में किया है ना, तो शेयर कैपिटल में देखो ये सारी आइटम आती है ना बेटा, ऑथराइज कैपिटल आती है, इशूड कैपिटल आती है, सब्सक्राइब्ड बट फुल्ली पेड अप कैपिटल आती है,
सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल आती है, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट आता है जिसे हम ऐड करते हैं सब्सक्राइब कैपिटल में, और कॉल इन एरियर अकाउंट आता है बेटा। अभी अभी रीड किया ना हम लोगों ने बैलेंस शीट को। तो आपको एग्जामिनर क्या देगा, जैसे एग्जांपल बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन योर सिलेबस। या तो बेटा आपको कहेगा, आपको ये हेड दे देगा, क्या हेड, शेयर कैपिटल। आपको कहेगा लिस्ट ऑल द आइटम्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल आपको गिवन है, आपको इनके आइटम की लिस्ट बनानी है, तो ये सारी लिस्ट देनी है। पर बहुत कम चांस होते हैं ऐसा आने के क्वेश्चन। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन आएगा बेटा इसमें से कोई हेड दे देगा आपको, जैसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और आपको कहेगा इसका, अभी अभी जैसे पूछा गया था क्वेश्चन, देखो ये क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन दिस वन, जस्ट अ मोमेंट मैं शेयर करता हूं, दिस वन, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम अंडर मेजर हेड एंड सब हेड। तो बेटा जी अगर आपको ये दिया गया शेयर फॉरफीचर, तो आप शेयर फॉरफीचर के आगे लिखेंगे सब हेड इज शेयर कैपिटल एंड मेजर हेड इज शेयर होल्डर फंड, राइट, गॉट इट, समझ आ रहा है बेटा पॉइंट है। यस सर। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शेयर होल्डर फंड दैट इज अ मेजर हेड, इसके अंदर दो सब हेड है बेटा, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और इन दोनों सब हेड के अंदर ये सारी आइटम आती है। धीरे धीरे इस बैलेंस शीट के परफॉर्मा को एक साथ तो लर्न होगा बेटा, इतना बड़ा परफॉर्मा है। तो इस चैप्टर को आप साइड बाय साइड करोगे, साइड बाय साइड का मतलब क्या है, देखो शेयर कैपिटल, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, देन उसके बाद बेटा नॉन करंट लायबिलिटी जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, देन करंट लायबिलिटी। इस तरह से रोज का एक हेड ले लो, डेली वन सब हेड, और उस आइटम को याद कर लो। इस चैप्टर को कोई क्लास में नहीं कराऊंगा, इट्स वेरी सिंपल, दैट इज अ लर्निंग वर्क। आपको बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। इसके अंदर 3 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म आता है बेटा, कोई भी आइटम दे देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, जितने भी हमारी कंपनी के रिजर्व होते हैं सारे इसमें आते हैं बेटा, जैसे कि कैपिटल रिजर्व, अब जो शेयर फॉरफीचर से सीआर में ट्रांसफर करते हो वो यही है, जैसे कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब देखिए वैसे तो बहुत सारे ऐसी चीजें आएंगी बेटा जिनका मीनिंग आपको पता ही नहीं होगा, और अभी इस लेवल पे मैं ये तो नहीं कहूंगा, नॉलेज के लिए तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कोई भी मीनिंग, बट अभी उसका मीनिंगलेस होगा क्योंकि आपके उसमें बेटा लर्निंग पार्ट है सिर्फ इस चैप्टर का। बिकॉज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अभी क्यों बनाते हैं बेटा, जब हम प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हैं। अब एक कैपिटल प्रेफरेंस शेयर को रिडीम तो हम यहाँ करेंगे नहीं बेटा, तो हमारे सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, कंपनी एक्ट ग्रेजुएशन में आता है। तो फिलहाल आपको समझना क्या है, थोड़ा इस चैप्टर में ट्रिकी होकर चलना है कि जहां भी रिजर्व वर्ड लग गया वो रिजर्व यहां आएगा। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक है, जैसे कि रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सारे रिजर्व हो गए, अदर रिजर्व, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हेड कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, तो जो आपका कंपनी का प्रॉफिट आता है उसको सरप्लस बोलते हैं। अगर सरप्लस चीज का नेगेटिव डेबिट बैलेंस आ रहा है तो उसको माइनस कर देते हैं, लेकिन है तो सरप्लस ही ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस में शायद मुझे लर्न करने की जरूरत नहीं है, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व्स आर इंक्लूडेड इन दिस। तो देखो शेयर होल्डर फंड इज द मेजर हेड, एंड शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस इज द सब हेड, एंड शेयर कैपिटल की बेटा जी ये सारी आइटम है, और रिजर्व एंड सरप्लस की सारी आइटम है। अब एग्जाम में एटलीस्ट हमारे लिए इनमें से कुछ भी आ जाए, कोई आइटम दी हुई है बट मुझे उसका सब हेड डालना है या मेजर हेड डालना है, तो आई थिंक इजिली वी कैन डू बेटा। बट प्रॉब्लम कहां पर आती है यहाँ पर बेटा, हम लोग इसको नहीं करते, और लर्निंग होगी भी नहीं। ज्यादातर बच्चे एक साथ बैलेंस शीट देखते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ टुडे 22, ये मान के चलो बेटा 26 तक शायद आप लोग एग्जाम आपने बताया था ना, 27 से स्टार्ट कर दो डेली वन हेड, हार्डली 5 मिनट लगेंगे बेटा, डेली 5 मिनट्स मॉर्निंग, 5 मिनट्स इवनिंग, रिवाइज करोगे तो 1 बाय 1 हेड आपको याद हो जाएंगे। देन उसके बाद बेटा नॉन करंट लायबिलिटीज आती है। नॉन करंट लायबिलिटी में बेटा सबसे पहला हमारा सब हेड आता है सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब कंपनी के जितने भी लोन है, इसके अंदर बेटा बॉन्ड और डिवेंचर आते हैं। बॉन्ड अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बॉन्ड आपके लिए सिर्फ ये मान लीजिए डिवेंचर की तरह ही होते हैं बिल्कुल। टर्म लोन आते हैं, चाहे आपने वो बैंक से लिया हो चाहे किसी पार्टी से लिया हो। टर्म लोन का मतलब लॉन्ग टर्म लोन। और पब्लिक ने जो एफडी कराई है वो भी बेटा आपके लिए तो लोन है ना, तो दीज आर द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजन आते हैं बेटा। प्रोविजन के अंदर क्या क्या आते हैं? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे कि आप प्रोविडेंट फंड वगैरह के प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन फॉर वारंटी, आपने कहीं वारंटी दी हुई है उसके लिए कोई प्रोविजन बनाया हुआ है। एनकैशमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एनकैशमेंट लीव ऑन रिटायरमेंट, जैसे कि मान लीजिए आपकी कंपनी में एम्प्लॉय है, आप उन्हें कहते हैं इस साल में आपकी 12 लीव है, लेकिन बेटा जो लीव नहीं लेगा उनको रिटायरमेंट के टाइम पर कैश में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसके लिए आप कोई प्रोविजन बना रहे हैं। या अदर, अदर का मतलब कोई भी प्रोविजन लिखो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ही के क्वेश्चन में जो सैंपल पेपर में आया हुआ है दिखाता हूं आपको, ये देखिए इसके अंदर क्या आया हुआ है बेटा। इसके अंदर आया हुआ है आपका, देखो, प्रोविजन फॉर वारंटी। अब आ गया ना ये राइट। तो एज पर दिस प्रोविजन फॉर वारंटी किसमें आएगा? आप इसका क्या लिखोगे बेटा? सब हेड, सब हेड लिखोगे लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और मेजर हेड लिखोगे लॉन्ग टर्म सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी। ये देखिए ये हो गया इसका मेजर हेड और ये हो गया इसका सब हेड। तो इतने फॉर्म में से पता नहीं कौन सी आइटम आ जाए, ना आपको पता ना मुझे पता। इट डिपेंड ऑन द एग्जामिनर, जो मूड करेगा बेटा दे देगा। अब ये देखिए ये तीन चीजें मैंने मार्क कर देना, ये आपके एग्जाम में इसमें आई हुई है सैंपल पेपर में। तो कोई भी आइटम दे देगा उसका मेजर हेड और सब हेड आपको आने चाहिए, या सब हेड के आइटम आनी चाहिए, या जो भी है वटेवर सो। इसके बाद आती है बेटा बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी में क्या क्या वैल्यू तो सब हेड्स हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग सबको पता है बेटा जी, जो कि 12 मंथ से कम होती है। तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग थी वही शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बट 12 महीने से कम की। वही बैंक और अदर पार्टी से जो 12 महीने के अंदर आपने पे करने हैं। पब्लिक से शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगर मिले, या फिर कोई लोन्स एंड एडवांसेस किसी भी टाइप के, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ये सब शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है बेटा हमारी। ट्रेड पेबल में बेटा क्रेडिटर और बिल पेबल आते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में आती हैं जितनी भी आउटस्टैंडिंग है। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग मतलब क्या है? ये दोनों चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजन करती है। एक है बेटा इंटरेस्ट आपका एक्रूड हो गया, बट अभी तक उसकी ड्यू डेट नहीं आई है, लेकिन इन 12 महीने में आने वाली है। और एक कह रहा है ड्यू डेट आ चुकी है बट मैंने पे नहीं किया, तो है तो दोनों ही आउटस्टैंडिंग ना। कोई भी लायबिलिटी जो मुझे 12 महीने के अंदर पे करनी है वो मेरी अदर करंट लायबिलिटी है। आपने कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ली, या कंपनी बेटा शेयर के ऊपर डिविडेंड देती है लेकिन वो डिविडेंड कोई शेयर होल्डर लेने नहीं आया, तो वो भी एक तरह से आउटस्टैंडिंग रहेगा ना, देना है अनपेड डिविडेंड। या फिर बेटा कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, या फिर स्पेशली ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो कॉल इन एडवांस। ये स्नेहा ने आपने पूछा था कॉल इन एडवांस कहाँ आएगा। अब बेटा कॉल इन एडवांस ना ज्यादातर बच्चे शेयर कैपिटल में डाल जाते हैं, क्योंकि माइंड में वही चलता है ना, कॉल सारी शेयर कैपिटल में। कॉल इन एडवांस बेटा आपके लिए एक लायबिलिटी है, क्योंकि जो एडवांस में पैसा मिल गया वो आपके लिए लायबिलिटी है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ अदर करंट लायबिलिटी। अनक्लेम डिविडेंड, या फिर बेटा कोई भी लॉन्ग टर्म डेट्स है लेकिन उसकी मैच्योरिटी 12 महीने के अंदर आने वाली है। अनपेड, जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट वगैरह लोगों ने करा रखे हैं वो अभी देना है, जिनको भी मतलब 1 साल के अंदर देना है, वो सारी इसके अंदर आएगी बेटा। और इसके अलावा लास्ट हेड आता है बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, या फिर अगर एम्प्लॉय प्रोविजन है कोई लेकिन शॉर्ट टर्म स्पेशली लिखा है तो, अदरवाइज ये हमेशा लॉन्ग टर्म होता है। तो दीज आर द आइटम्स ऑफ। अब एक साथ तो बेटा सिर्फ हो रही है जो मैं बता रहा हूं अभी। आपको बेस्ट मेथड क्या बताया? टेक वन सब हेड ऑन डेली बेसिस, राइटिंग बेस पर करनी है आइटम। रीडिंग करोगे तो कभी भी लर्न नहीं होगी। पहले रीडिंग करो, लर्न करो, फिर राइटिंग करो, फिर देखो 2 आइटम कौन सी रह गई, फिर रीडिंग करो, फिर लर्न करो, फिर राइटिंग करो।
ऐसी बेटा हमारी एसेट्स में जितने भी हमारी नॉन करंट एसेट्स है, इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आते हैं बेटा, इसको टेंजिबल फिक्स एसेट्स भी कहते हैं, राइट। इसके अलावा बेटा ऐसी हमारी इंटेंजिबल एसेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे सब एड्स हैं हमारे, इन्वेस्टमेंट। ऐसी करंट एसेट्स में बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री हमने एक ही नाम पढ़ा था, लेकिन इन्वेंट्री में सारी चीजें आती है बेटा, इसमें स्टोर एंड स्पेयर्स बहुत ज्यादा आता है। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर एंड बीआर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सारी चीजें आती है बेटा, शॉर्ट टर्म लोन्स, अदर करंट एसेट्स। कंटीजेंट लायबिलिटी हमारे लिए बैलेंस शीट के अंदर नहीं आती बेटा, ये सिर्फ बैलेंस शीट के बाद एज ए फुटनोट आती है। कंटीजेंट लायबिलिटी के एग्जांपल बाई चांस आपसे एग्जामिनर पूछ ले तो प्रपोज डिविडेंड, क्लेम अगेंस्ट कंपनी कोई जो भी चल रहा है बेटा, या बिल आपने डिस्काउंट करा रखे हैं, ये सारी हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। So this is the entire chapter related to perform of balance sheet as well as perform of P&L account. ध्यान रखिएगा बेटा, अभी मैंने आपको कौन सा परफॉर्मा दिया है, बैलेंस शीट। अच्छा, जितना अच्छा इसको लर्न करोगे ना, इसका ये नहीं कि बेटा 3 नंबर पे आप सिर्फ देखो कि हाँ भाई 3 मार्क मिल रहे हैं हमें, 3 नंबर के लिए आप लोग विनिंग कर रहे हैं। कई बार कहते हैं सर 3 नंबर के लिए इतना सब तो लर्न नहीं होता। इट्स द बेनिफिट फॉर यू बेटा, आप में से मोस्टली बच्चों को ना इसके अंदर रेशियो एनालाइसिस चैप्टर आएगा, वो क्लियर ही नहीं होता। अब उसके अंदर बड़ा सिंपल बता दूं आपको, फार्मूलाज है, ये पूरी बुक लर्निंग बेस्ड ज्यादा है। जैसे कि करंट रेशियो, तो करंट रेशियो होती है बेटा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब अगर आपने यहाँ पर सब हेड्स और हेड लर्न कर रखे हैं, तो बेटा आपको पता रहेगा ना करंट एसेट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व होगा। अब मोस्टली बच्चे करंट रेशियो सॉल्व ही नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में बेटा ये आइटम तो आपने करी नहीं, अब आपको पता ही नहीं करंट रेशियो में क्या क्या आती है करंट एसेट्स में। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर मैंने यहाँ परफेक्शन ले रखी होगी कि करंट एसेट्स में क्या क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो अपने आप ही मुझे बेटा आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो क्लियर होंगे कि नहीं होंगे। तो इन द मीन टाइम हमारा शेयर और डिवेंचर चलेगा, तो इन द मीन टाइम यू कैन लर्न दिस। तो आपके साथ साथ थर्ड बुक भी समझ लीजिए स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि थर्ड बुक में बेटा आपके पहले 2 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल लर्निंग थियोरेटिकल है, उसके बाद आपका रेशियो एनालिसिस मेन चैप्टर है जो मैं स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उसके लिए मुझे परफॉर्मा आपका बिल्कुल क्लियर चाहिए। सो दैट क्लियर डेली बेस पर एक हो जाएगा ना लर्न। यस सर। ठीक है, तो ये मैंने सेंड कर दिया। इस कोई भी आइटम लगता है आपको समझने की जरूरत है तो आप समझ लीजिएगा, लेकिन समझने के बाद भी इसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि दैट इज ओनली द लर्निंग वर्क। आइटम किस में आएगी ये पूछा जाएगा आपसे मेन इसके अंदर जो है। एक एक्सट्रैक्ट में से यहाँ आपने कुछ लिखा है, क्या नहीं समझ आया बेटा बताओ, वो भी बता दो, फाइनल कर लो उसको भी बेटा। जो आपने क्वेश्चन करवाया था ये रहा बेटा, इससे प्रीवियस वाला, इस वाला कौन सा कराया था बेटा, जिस इस वाला मैंने ये कराया था शायद जी, 11 और 12। सर इसमें मुझे फॉरफीचर का अमाउंट समझ नहीं आ रहा। फॉरफीचर कहते हैं बेटा जो पैसा आपने दिया हुआ है मुझे, आपको फॉरफीचर का अमाउंट निकालना नहीं आ रहा है, क्यों ऐड किया ये नहीं समझ आ रहा। नहीं, क्यों ऐड करा वो तो समझ आ गया। ठीक है, 500 शेयर हैं बच्चे जी जिन्होंने 20 रुपीज की फाइनल कॉल नहीं पे करी, तो बेटा आप इसको वही जनरल एंट्री कॉन्सेप्ट से लाओ ना। शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम क्या डालते हैं, जो आपने पे कर दिया। अगर आपने बेटा 20 रुपीज नहीं पे किया तो डेट में से आपने 80 रुपीज पे कर दिया ना। क्लियर? तो जो पे कर दिया वो अमाउंट यहां लेना है, मैंने आपको बताया था। फॉरफीचर अकाउंट का मतलब ये होता है जो आपने अमाउंट पे कर दिया था। ऐसे इस क्वेश्चन में, हाँ जी, और सर उधर हमने कॉलिन एरियर को माइनस भी करा था। नहीं बेटा, शेयर फॉरफिटेड हो गए तो कॉलिंग एरियर कहां रह गया। देखो, या तो आप कॉलिंग एरियर की कैटेगरी में आओगे या फॉरफीचर की कैटेगरी में आओगे।
कॉल इन एरियर उनको कहते हैं जिनके शेयर मैंने फॉरफिटेड नहीं किए। जिनके शेयर फॉरफिटेड कर लिए उनका कॉल इन एरियर नहीं आ सकता ना बेटा। कॉल इन एरियर का मतलब मैंने आपसे पैसा लेना है, या तो आप शेयर फॉरफीचर की कैटेगरी में आओगे या आप कॉल इन एरियर की कैटेगरी में आओगे। एक ही शेयर होल्डर दोनों कैटेगरी में नहीं आ सकता बेटा। ये देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या था, 1000 शेयर ने फाइनल कॉल नहीं दी बट इसके शेयर फॉरफिटेड नहीं किए ना, तो ये कॉल कैटेगरी में आएगा। देखो ये रहा, दिस वन। मतलब मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि अगर आपके शेयर फॉरफिटेड मैंने नहीं किए तो बेटा यस यू आर इंक्लूडेड इन कॉल इन एरियर अकाउंट। बट अगर मैंने आपके शेयर फॉरफिटेड कर लिए तो बेटा फिर मैं आपसे कॉल कहां मंगवा सकता हूं, फिर तो शेयर ही कैंसिल हो जाएंगे। उन शेयर को सब्सक्राइब कैपिटल से हटा दो, बस जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया हुआ है उसको ऐड कर दो शेयर फॉरफिचर अकाउंट में, लाइक दैट जो इसमें बताया आपको मैंने। सर आगे समझ। ठीक है बेटा, और किसी का भी कोई डाउट बेटा? ओके सो अब देखो बेटा, इसका रह गया डबल प्रोवाटा। अब मुझे नहीं पता बच्चे कब तक एग्जाम है, शायद सबने 26 लिखा था, बट आई विल स्टार्ट द डबल प्रोवाटा फ्रॉम सैटरडे और ट्यूसडे। सैटरडे स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, चलो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं आएंगे तो ट्यूसडे को रिपीट होना ही होना है। अभी तो डबल प्रोवाटा तो वैसे भी 2 से 3 क्लास कम से कम चलेंगी कंटिन्यू, और तीनों क्लास समझ लीजिए आप रिपीट ही होंगी डबल प्रोवाटा का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हर एक में सेम है। तो सैटरडे हम लोग डबल प्रोवाटा करेंगे। डबल प्रोवाटा के 2 लेक्चर मैंने भेजे भी थे आपको बेटा, आई थिंक, राइट। पहले एक्सेस नहीं होता, फिर मैंने उसके कंपनसेट में दूसरा भेजा था। अब उनको देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि दिस इज द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर यू। और इसके साथ साथ बेटा हम लोग कंपनी एक्ट खत्म कर लेंगे एक तरह से पूरा, क्योंकि डिवेंचर फिर मेरे लिए बहुत सिंपली है। डिवेंचर के मैं कुछ लेक्चर भी भेजना चाहूंगा आपको, भेज दूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बेटा वेंडर वाले क्वेश्चन तक वही है, शेयर वाला कॉन्सेप्ट, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट आएगा। तो इन द मीन टाइम आप प्रोवाटा शुरू कीजिए, मैं डिवेंचर की वीडियो साथ साथ आपको भेजना शुरू कर दूंगा और उसको ऑनलाइन शुरू करूंगा फिर साथ साथ। ठीक है बेटा, यस सर। चलिए। और बैलेंस शीट प्लीज, इन एवरी क्लास बैलेंस शीट में परफॉर्मेंस होनी चाहिए बेटा सबकी, अदरवाइज थर्ड बुक जल्दी नहीं कर पाओगे। चलिए, ओके बेटा। थैंक यू सर।